नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। हकीकत कुछ और है कि आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप एक LIC के पॉलिसी होल्डर हैं या फिर अगर आप LIC के बारे में जानते भी हैं या फिर आप LIC में किसी पद पर कार्यरत हैं या LIC में काम करते हैं, तो LIC का IPO को लेकर आपके मन में जरूर कोई ना कोई प्रश्न होंगे। मेरे मन में भी LIC के IPO को लेकर कई सारे प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम लेने वाले हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ट्रेनर मिस्टर लाजरस डैश जी से। आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। लाजरस जी, मुझे याद है कि करीबन 1.5-2 साल पहले हमने एक इसी तरीके से एक प्रोग्राम किया था। मुझे याद है LIC IPO पर ही था वो, और आपने वहां पर बताया था कि LIC का जो सरप्लस शेयरिंग जो कस्टमर को जाता है वो 95% था उस वक्त, जो कि आपने कहा था कि ये 90% हो जाएगा। तो क्या आपके दिमाग में ऐसा था? वो दूरदृष्टि आपको कहाँ से मिली थी? राइट जो हो गया है आज 90% हो गया है। यस। तो फाइनेंस मिनिस्टर पिछले महीने में इसको जो 90% का जो शेयरिंग है वो पॉलिसी होल्डर को 90% हो जाएगा और 10% जो है शेयर होल्डर। बेसिकली पॉलिसी होल्डर और शेयर होल्डर फंड ऐसे दो फंड होते हैं। तो जो भी हम लोग जिस प्रकार से ये देखते हैं तो उसमें 90% जो है वो अभी जो है वो पॉलिसी होल्डर्स को चला जाएगा और LIC का जो या गवर्नमेंट का जो 5% का स्टेक था वो अभी 10% हो जाएगा। और ये मैं इसलिए बता पाया था बिकॉज नॉर्मली जब IRD के पहले LIC तो काफ़ी पहले इंस्टीट्यूशनलाइज हुई थी, ट्रस्ट एज अ ट्रस्ट उसको LIC को बनाया गया था। तो उस समय पे गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपया उनको एज अ सीड कैपिटल जो दिया था, उसके बदले में 5% का स्टेक जो है वो गवर्नमेंट को रखा था और 95% जो भी वैल्यूएशन सरप्लस होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज एवरी ईयर जो कैलकुलेशन होता है, उसमें से जो वैल्यूएशन सरप्लस 95% पॉलिसी होल्डर को जाता है, विच मीन्स पॉलिसी होल्डर को जो बोनस डिक्लेयर होता है वो 95% सरप्लस से होता है और उसका जो 5% है वो गवर्नमेंट को दिया जाता है। और जब हमारा IPO का जो सेशन हुआ था उसमें मैंने काफ़ी डीप जब स्टडी की थी तो मैंने ये देखा कि जब IRD आ गया तो IRD ने जो रूल बनाया था वो IRD ने रूल ये बनाया था कि मिनिमम पॉलिसी होल्डर को 90% जाना चाहिए। तो उन्होंने मिनिमम 90% पॉलिसी होल्डर को जाना चाहिए, ज़्यादा आप दे सकते हैं। तो जायज़ है कि ऑब्वियसली जो भी प्राइवेट कंपनीज आ गए वो तो 95 या 96 नहीं करेंगे, वो तो 90% जो मिनिमम है उन्होंने 90% पे रखा था और वर्ल्ड ओवर ये 90% होता है बेसिकली, मतलब उसमें तो वो जो 90% प्राइवेट कंपनीज शुरुआत से 2001 से वही फॉर्मूला अपना रहे हैं। तो 90% पॉलिसी होल्डर को जा रहा है, 10% जो है वो शेयर होल्डर को जा रहा है। और इसलिए मुझे क्योंकि अभी जब डाइल्यूशन होता है तो गवर्नमेंट को जो मिलने वाला डिविडेंड है वो भी कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि गवर्नमेंट ये देखेगी और ये ख्याल ज़रूर फाइनेंस मिनिस्टर के माइंड में आ जाएगा कि हमको ये जो 5% अभी जो है वो डाइल्यूट अगर हम करना है तो हमारा जो हिस्सा है वो कम हो जाएगा। और इस वजह से अगेन क्या है, वो पैरिटी है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, मतलब अभी प्राइवेट और LIC के बीच में वो फर्क नहीं रहेगा और 90% जो है वो भी पॉलिसी होल्डर को जाएगा। बट इसमें एक चीज़ जो होता है कि इसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा हो गया। तो गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो गया कि गवर्नमेंट का स्टेक जो है 5% से 10% हो गया, तो वो एक फ़ायदा हो गया और डाइल्यूशन के बाद भी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ये रहेगा। तो ये मुझे लगता है उस समय पे इसलिए पता चला था बिकॉज जनरली LIC छोड़कर बाकी पूरी वर्ल्ड में और प्राइवेट कंपनीज में वही फॉर्मूला था। तो मुझे लगा कि जब ये IPO आएगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इसको एक्सरसाइज करेगी और वो लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए, और IRDA में रूल है कि 90% से नीचे नहीं हो सकता है, तो 90% लेवल है। तो मुझे लगा कि गवर्नमेंट डेफिनेटली उसको वो लेवल पे लेके आएगी। करेक्ट। तो मैक्सिमम जो बेनिफिट था जो वो ले सकते थे उन्होंने वो ले लिया। तो आपकी इस बात से एक चीज मुझे समझ में आई कि जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं वो एक तरीके से LIC के शेयर होल्डर ही हो गए। यस यस। गवर्नमेंट का 5% शेयर होल्डिंग है, 95% पॉलिसी होल्डर का शेयर। करेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो लाजरस जी, ये जो अभी डाइल्यूशन की बात हो रही है कि 10% तक LIC का डाइल्यूशन होने वाला है, इसमें कुछ हिडन चीजें हैं या फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलत है या एग्जैक्टली 10% का डाइल्यूशन ही होने वाला है? तो प्राइमरली इसमें क्या है ना, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारा फील्ड फोर्स और जो अलग लोग हैं उसके अंदर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि जब गवर्नमेंट कहती है कि हम 10% डाइल्यूशन करेंगे
तो किसका 10%, मतलब टोटल 100% का 10% या 10% का 10% या 5% का 10%। तो लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही है और वो जायज़ है, बिकॉज क्या है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, लोगों को इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी भी नहीं है। तो बेसिकली क्या है, जब हम लोग 90%, अभी जैसे हमने देखा कि 90% पॉलिसी होल्डर को जाएगा, तो इसको हम पॉलिसी होल्डर फंड कहते हैं। मतलब जब भी हम इसका देखेंगे ओनरशिप, जब भी ओनरशिप के बारे में और पॉलिसी होल्डर, क्योंकि इसमें 2 स्टेक होल्डर है, एक पॉलिसी होल्डर है, एक ओनर है। तो ओनर जो है पैसा लगाता है और इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बाद उसको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। पॉलिसी होल्डर जो है वो अपना पैसा लगाता है, उसको भी रिटर्न मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने, और पहले से इंश्योरेंस कंपनी में वर्ल्ड में ऐसा है कि ये दोनों फंड को सेपरेट माना जाता है। तो जो पॉलिसी होल्डर फंड है वो ऑलवेज सेफ है। मतलब हम लोग हमेशा, और ये मैं आईपीओ के समय पे भी बताया हूँ कि बहुत बार हम लोग है ना ये कैनवसिंग करते हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है वो लॉस में। तो जब हम लोग बोलते हैं ना प्राइवेट कंपनी लॉस में, इतना करोड़ लॉस, एक्चुअली वो लॉस होता नहीं है, क्योंकि पॉलिसी होल्डर फंड जो है उनको 90% पैसा निकाल के बाजू में रखना ही पड़ता है। पॉलिसी होल्डर फंड जिस प्रकार से उसको इन्वेस्टमेंट करना है वो करना ही पड़ता है। तो ये जो लॉस हुआ वो पॉलिसी होल्डर को एक भी नया पैसा उसमें लॉस होता नहीं। तो जब एक कंपनी लॉस में, उसका मतलब क्या है, जो 10% जो पार्ट उनका होता है, मतलब शेयर होल्डर का, अगर उनका एक्सपेंस 30% हुआ, मिला 10%, तो ऑब्वियसली 20% उन्होंने एक्स्ट्रा खर्चा किया, तो वो 20% जो है वो लॉस माना जाता है। तो उसका पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी संबंध नहीं है और पॉलिसी होल्डर का बोनस पे उसका कोई भी इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। कंपनी जब इन्वेस्टमेंट करती है, और हम कहते हैं ना कि मतलब 7 साल लगता है कंपनी को टर्न अराउंड होने के लिए, तो वो 7 साल का मतलब ये है कि जो भी पैसा लगाया उसका जो 10% अमाउंट कंपनी के खाते में आएगा, और जो खर्चा होता है, जब खर्चा कम होने लगेगा 10% से तो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, और जब खर्चा ज़्यादा रहेगा, इनिशियली ज़्यादा रहता है, तभी कंपनी लॉस में जाएगी। तो ये लॉस और प्रॉफिट जो कंपनी का है ये सिर्फ शेयर होल्डर फंड पे, तो उसका पॉलिसी होल्डर से कोई नहीं। अभी जब हम लोग डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, अगेन हमको वो अभी डिस्टिंक्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी होल्डर का 90% बाजू में हो गया, अभी पहले 95 था, अभी 90 हो गया। जो बैलेंस 10% है, जिसका एक्चुअल शेयर होल्डर का मतलब ये, जो अभी गवर्नमेंट खुद के पास ओनरशिप 10% का लिया है, वो 10% का जो पार्ट है उसको हम लोग 100% मानना चाहिए कि पॉलिसी होल्डर छोड़ दो, 90 छोड़ दो। अभी जो 10% जो गवर्नमेंट का है, जो पहले 5% था, वो 10% का 10% वो लोग डाइल्यूट करेंगे। मतलब एक्चुअली क्या होता है, अगर पूरा पोर्टफोलियो को हम देखेंगे तो गवर्नमेंट 1% डाइल्यूट करने वाली है, 9% गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो इसमें अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ, बिकॉज डाइल्यूशन करने के बाद एक्चुअली गवर्नमेंट का हिस्सा कम होना चाहिए था, बट अभी क्या हुआ कि ये 5% का जो है ओनरशिप उन्होंने 10% कर दिया, और वो लोग डाइल्यूट 10% करेंगे, मतलब 1% करेंगे। तो अभी गवर्नमेंट का फायदा जो है 9% होगा, तो गवर्नमेंट को भी डिविडेंड अभी ज़्यादा मिलेगा। तो जब डाइल्यूशन 10%, मतलब वो सिर्फ जो गवर्नमेंट का 10% का हिस्सा है उसका 10%, विच मीन्स 1%, तो 1% पब्लिक को एज अ शेयर होल्डिंग दिया जाएगा। परफेक्ट। तो अभी ये जो लाजरस जी, ये जो पॉलिसी होल्डर का शेयर होल्डिंग 90% से 95% से 90% हो गया है, तो इसमें आने वाले दिनों में क्या होगा, उनको जो रिटर्न मिल रहे थे, क्या वो रिटर्न पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कम हो जाएंगे रिटर्न? आई थिंक ये बहुत ही अहम सवाल है, बिकॉज आई थिंक ये सबके माइंड में है। और जब हम लोग बोलते हैं कि 95 से 90 हो गया, तो ऑब्वियसली 5% फर्क पड़ना चाहिए सरप्लस, क्योंकि वैल्यूएशन सरप्लस वही होता है। बट मुझे क्या लगता है, मतलब अगेन मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो, पहले जब LIC जिस प्रकार से चल रही थी और IPO के बाद जिस प्रकार से चलेगी, जो उसका इन्वेस्टमेंट का फिलोसफी रहेगा, जो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रहेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहेंगे। अभी बोर्ड रूम में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है, राइट? वो मतलब एकदम खुफी जैसे इससे तरफ से हो रहा था। बट अभी कैसा ट्रांसपेरेंसी आएगी, लोगों को बताना पड़ेगा, तो बहुत सारा चीज जो है मुझे लगता है जो इन्वेस्टमेंट का जो एक एफिशिएंसी आएगा, इन्वेस्टमेंट का एक जो इफेक्टिवनेस आएगा, मुझे पर्सनली लगता है कि आगे आने वाले शायद हम लोग 4 साल के बाद फिर वीडियो बनाएंगे कि पॉलिसी होल्डर का एक्चुअल बोनस बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इफेक्टिवनेस की वजह से। क्योंकि अभी क्या है कि इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट का जो एक डायरेक्शन है, इन्वेस्टमेंट का जो फिलॉसफी है, वो कम्प्लीटली चेंज होगा। और क्योंकि शेयर होल्डर आएंगे तो उनके लिए जो बताना है, तो उनको इन्वेस्टमेंट लेवल पे भी उनको कुछ अच्छा बताना पड़ेगा,
तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक अलग डायरेक्शन में जाएगा और पॉलिसी होल्डर को वो 5% का जो लॉस अभी दिख रहा है वो 1-2 साल में कवर अप हो जाएगा। परफेक्ट। राजेश जी, 1956 अगर मैं करेक्ट हूँ, 1956 में एलआईसी की शुरुआत हुई, राइट? राइट। सो 1956 से लेकर अभी तक ये जो जर्नी रही है, माइंड ब्लोइंग, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ जो है इनकी कंपनी में हुई है। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, उनका स्टेक है इसके अंदर, तो अभी जो आईपीओ आने वाला है, ये आईपीओ आने से पहले शुरू से लेके अब तक एलआईसी की वजह से हमारे देश को, गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ है, और इस आईपीओ के आने के बाद क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये फायदे में क्या हो सकता है, क्या चेंजेस, उसके बारे में बताइए। राइट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये चीज़ मैं पढ़ रहा था और स्टडी कर रहा था और मेरा दिमाग तो पूरा हट गया। बिकॉज क्या है कि एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है और उसके अंदर जब तक हम लोग डेटा में नहीं जाते हैं तब तक हमको पता नहीं चलते। तो है एलआईसी है, प्रॉफिट मेकिंग है, ये हुआ वो हुआ, अच्छा ब्रांड है, सब पता है। बट एक्चुअली जब हम लोग रियलिटी में उसका फिगर्स में जब जाते हैं ना तो माइंड ब्लोइंग है। तो अभी हमको ये समझना चाहिए कि एलआईसी को गवर्नमेंट ने 5 करोड़ का सीड कैपिटल जो 1956 में दिया था और 2001 के बाद मुझे लगता है 2013 में जब आईआरडीए ने इसको कंपलसरी कर दिया तो उसका शेयर कैपिटल को 100 करोड़ ये किया, मतलब गवर्नमेंट ने 95 करोड़ और तो टोटल गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपया जो है वो इन्वेस्ट किया है। 1956 से लेके अभी तक जो खाली डिविडेंड है, खाली डिविडेंड अगर हम गिनेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 28,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को डिविडेंड के तरफ से मिला है इन दिस फ्रॉम 1956 से लेकर। मतलब एक 100 करोड़ के सामने 28,000 करोड़ मिल गया। मतलब ये एक माइंड ब्लोइंग फिगर है कि इतना सारा रिटर्न जो है गवर्नमेंट को मिला है। दैट इज वो एक पार्ट है, मतलब छोटा पार्ट है क्योंकि डिविडेंड अभी जो लेटेस्ट था 2611 करोड़ जो लास्ट डिविडेंड जो गवर्नमेंट को दिया 2600 करोड़ का गवर्नमेंट को मतलब एक साल में मिला। तो आप देखो कि 100 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसके सामने 26 टाइम ईयरली उनको रिटर्न मिल रहा है। तो एक बात। दूसरा बात, देश को क्या फायदा हुआ? बिकॉज क्या है कि हमको ये देखना चाहिए, आज क्या है ना, जैसे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काफ़ी बातें हो रही है, लोगों को लगता है और गवर्नमेंट ऐसे मतलब ये प्रपोज भी कर रही है कि गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस में नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम बिजनेस चलाना नहीं है और सही है, वो जायज़ है। बट ये आज हम लोग कह सकते हैं क्योंकि हमारी जर्नी अभी जहाँ रही है और एक पॉइंट पे हम लोग आ गए। तो क्या हुआ था कि जब एक्चुअली एलआईसी का जब नेशनलाइजेशन हो गया 249 कंपनीज को मिला के उसको टेक ओवर करके ये कंपनी बनाई गई थी, राइट? तो उस समय अगर ये नहीं बनाते सपोज तो फिर आज जो है वो गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ रुपया खाली 1% स्टेक को डाइल्यूट करने से अगर मिलने वाला है, मतलब टोटल एलआईसी का वैल्यूएशन जो है 10 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो फिर अगर आप देखेंगे कि इतना बड़ा कहाँ से, मतलब इतना सडन कहाँ से हो गया। अच्छा, वो तो एक बात है, वैल्यूएशन की बात है, गवर्नमेंट को जो बेनिफिट हुआ। बट दूसरे तरफ अगर देश का बात अगर हम लोग करें, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एलआईसी ने 184 करोड़ दिया था। मतलब वहां से लेके एवरी 5 ईयर प्लान में बढ़ते 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 लास्ट वाला जो 17 से 22 वाला जो 5 ईयर प्लान है 28 लाख करोड़ गवर्नमेंट को 5 ईयर प्लान में मतलब एलोकेशन इन्होंने एलआईसी ने किया। और टोटल अगर आप गिनते हैं तो 55 लाख करोड़ देश को मिला है ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये डेवलपमेंट करने के लिए। अभी आप रंजित, आप सोचो 1 मिनट के लिए, अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ अगर नहीं होता, नेशनलाइजेशन नहीं होता, तो ये इतना जो पैसा, इतना जो बेनिफिट है कहाँ जाता? वो तो कोई प्राइवेट ओनर के पॉकेट में जाता, राइट? बट अभी ये हमको इतना सारा बेनिफिट मिला है। और अभी अगर हम लोग देखेंगे कि देखो लाइफ में, टाइम में अलग अलग उसको लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी, मतलब लाइफ जर्नी बोलते हैं। तो 1956 में हमने क्या किया, प्राइवेट कंपनीज को एक्वायर करके नेशनलाइजेशन किया। फिर 2001 में हमने क्या किया, वापस हमने प्राइवेट कंपनी को लाया। तो मतलब पहला वाला डिसीजन गलत था या सेकंड वाला गलत था? तो ऐसे हम लोग अगर इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो क्या गलत है क्या सही है वो पता नहीं चलता है। बट 1956 में नेशनलाइजेशन करना जरूरी था और 2001 में प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी था और 2021 में मैं ये कहता हूँ कि एलआईसी का आईपीओ करना जरूरी था क्योंकि हर समय पे उसका एक अलग। तो आप अगर देखेंगे उस समय पे जब 250 249 कुछ कंपनीज थे,
उसमें प्राइवेटाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि रेगुलेटर नहीं था, मतलब उनको नेशनलाइज कर दिया क्योंकि रेगुलेटर नहीं था। जब हमने 2001 में प्राइवेटाइजेशन किया तो हमने एक फील्ड बना दिया, एक लेवल फील्ड बना दिया, रूल्स रेगुलेशंस कर दिया, IRDA को लाया, तो जिससे कि जो प्रॉब्लम प्राइवेट कंपनीज पहले करती थी वो ना करे इसके लिए। तो इसके लिए फिर अपना ये हो गया, और वो आना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज जब तक कोई प्राइवेट प्लेयर और कंपटीशन LIC के सामने खड़ा नहीं रहता है तब तक मार्केट में इफेक्टिवनेस नहीं आते। और अभी जब हम लोग IPO करने जा रहे हैं तो टोटली 28,000 करोड़ गवर्नमेंट को डिविडेंड के तरफ से मिला है, 55 लाख करोड़ गवर्नमेंट इंडिया को अपना ये डेवलपमेंट के लिए मिला है। उसके अलावा भी 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट को फिर से मिलेगा, और उसके आगे डिविडेंड तो ऐसे भी मतलब अभी 5,000 करोड़ एवरी ईयर शायद ऑलमोस्ट डिविडेंड गवर्नमेंट को मिलेगा प्राइवेटाइजेशन होने के बाद भी। तो मुझे लगता है इट्स मतलब बहुत प्राउड फीलिंग होता है कि ये ऐसे टाइप ऑफ कंपनी में मेरी खुद की 37 ईयर्स की जर्नी रहा है। कहीं ना कहीं ये 55 लाख करोड़, ये 28,000 करोड़, शायद कुछ 0.001% हर एक हमारे जो भाई लोग हैं LIC के एजेंट हैं, सब जो लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इसका योगदान किया है। प्राउड फीलिंग हो रही है और अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो फिगर आपने बताया आपने बताया कि 28,000 करोड़ जो है गवर्नमेंट, ये सब फिगर की जानकारी तो एक आम इंसान को कभी नहीं थी, बट दिस इज रियली अ प्राउड फीलिंग। 28,000 करोड़ गवर्नमेंट को मिला, लेकिन 55 लाख करोड़ देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि नींव बनाई है जिसने, उसमें बहुत बड़ा योगदान है LIC का। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, सुपर। सो मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है लाजरस जी, आई हैव अ क्वेश्चन इन माय माइंड कि इतना जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन किस व्यक्ति ने बनाया होगा 1956 में, किसके मन में ये ख्याल आएगा? तो मेरे मन में ऐसा आता है कि जरूर कोई वो जो व्यक्ति होगा वो आप ही की तरह कोई खुराफाती व्यक्ति होगा जो इतना डेप्थ गहराई में सोचता है। क्या लगता है आपको? हाँ, नहीं, तो इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ ना, एक्चुअली मतलब मेरे को खुद को अभी काफ़ी ऐसा बॉडी में ये क्वेश्चन को आंसर करते समय है ना, काफ़ी एक मतलब गूज बम्स आ रहे कि मतलब मैं उस इंसान का जो एक दृष्टिकोण है, एक विजन है, इतना लॉन्ग टर्म जो एक सोच है ना, वो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो ऑफकोर्स ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री है, उनका माइंड में ये जो सवाल आ गया और उसको पूरा एग्जीक्यूशन जो किया वो हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर CD देशमुख साहब ने किया। और वो एक्चुअल पार्लियामेंट में जब बिल पास हो रहा था और उसके रिलेटेड जो भी मतलब एक्टिविटी जो की, मतलब रातों रात, एक रात के अंदर जिस दिन बिल पास हो गया नेशनलाइजेशन का, उसके एक रात के अंदर पूरे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ जो कोने में थे, चप्पे चप्पे में, वहाँ जाके ताला लगाया गया। मतलब ओवरऑल एक ही रात के अंदर ये सब ये लिया। और ऐसे कहते हैं कि CD देशमुख साहब का जो मतलब एग्जीक्यूशन, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो विजन, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी कोई ऐसा तो उन्होंने जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उनका अगेन एक ये बंदा था जिनको उन्होंने पकड़ा और उनको ये पूरा मतलब ये दे दिया। तो मुझे लगता है कि आज के तारीख में जब हम लोग ये बातें कर रहे हैं ना कि मतलब क्या हुआ है देश में, क्या तो ये अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले आज जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज ये इस लेवल पे या इस मुकाम पे जो आज LIC पहुंच गई है, गवर्नमेंट का इतना जो अभी मतलब फंडिंग का इतना सारा जो इश्यूज है, और वो इशू अगर वो इंसान ने उस समय पे ये किया नहीं होता तो आज और आगे चल के जो है इतना सारा फायदा जो देश को और इसको हुआ, तो इट इज़ माइंड ब्लोइंग। और मुझे लगता है कि जो ड्यू है जिस किसी इंसान को ये ये जो ड्यू देना चाहिए, जिसको हम लोग मतलब थैंक यू बोलना चाहिए, वो उसको जाना चाहिए। मुझे लगता है ये अभी एटलीस्ट गवर्नमेंट को वो एक्सप्रेस करना चाहिए और वो बताना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि ये सब इतनी गहराई में ये चीज़ें जो हुई है, मुझे लगता नहीं कि कोई भी देश में किसी भी इंसान ने ऐसा एक पब्लिक सेक्टर कंपनी जो बनाया, उसके आगे काफ़ी सारी मतलब स्टोरी मैंने पढ़ी है। ईश्वर दयाल करके एक कंसल्टेंट था जिनको नेहरू जी ने एक्चुअली हैंडपिक किया और उनको रेलवे, न्यू इंडिया, SBI और LIC उनको सौंप दिया कि इसको ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाओ जो अगले 100 साल में इसकी नींव को कोई हिला नहीं सकेगा। और रंजीत, अगर आज आप देखेंगे जैसे रेलवेज है, जैसे SBI है, न्यू इंडिया है, ये कंपनीज इतना मतलब
माइंड ब्लोइंग। रेलवे का आप एक ये देखो, तो वो जो ईश्वर दयाल जी है, ये रिस्पॉन्सिबल है उसको मतलब एक बार इंस्टीट्यूशन बनाना, बट उसको आगे के लिए इतना लंबे दौर तक उसको वर्किंग के लिए और ये करना, वो मेरे को लगता है जो नेहरू जी का विजन था वो माइंड ब्लोइंग था। इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल कि इतना लंबा जो सोच अगर रखने वाले हैं, और स्पेशली उस समय पे जब देश को पूरा ब्रिटिशर ने लूट के चले गए थे, देश के पास कुछ भी नहीं था, और वहाँ से जीरो से ये ऐसे कंपनी, हीरो बनाने वाली कंपनी अगर बनाने वाला कोई है, तो मैं डेफिनेटली सैल्यूट करूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, सी डी देशमुख साहब को, जिन्होंने ये इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन बनाई। इतने सारे लोग, मतलब लिटरली आज अगर आप देखेंगे 1.5 लाख एम्प्लॉयज है, तो आप सोचो कितने लोगों को रोजगार मिल गया। दैट इज डिफरेंट, मतलब वो तो गिनती ही नहीं है। 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला, ऑलमोस्ट 12 लाख 20 लाख 12 लाख के आसपास एजेंट जो है वो इतने कमाते हैं। मतलब कितने सारे घर में दिया जल रहे हैं, देश का दिया जल रहा है, गवर्नमेंट का दिया जल रहा है। आप एक इम्पैक्ट अगर देखेंगे, इट इज नॉट वन साइडेड, इट इज सो मल्टीफोल्ड ना। तो वो सोच के मुझे बहुत मतलब प्राउड भी फीलिंग होता है, और जवाहरलाल नेहरू जी को भी मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया। आज बहुत फक्र होता है, गर्व होता है ना, कि मतलब गवर्नमेंट को 1% डाइल्यूट करके 1 लाख करोड़ आपको 1 लाख करोड़, बट इसके वजह से LIC का जो छवि है वो कम्प्लीटली फॉर एवर चेंज हो जाएगी। परफेक्ट परफेक्ट। लाजरस जी, आपने जो इतने सारे फिगर्स हमें बताया, इतना सारा डेटा हमारे सामने रखा है, उसको देखकर तो मेरे भी दिमाग का दिया जल गया। बहुत बढ़िया। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन बताती है कि हकीकत कुछ और है। दरअसल दिमाग में कुछ और चलता था, लेकिन ये सब जानकारी लेने के बाद में पता चला कि हकीकत कुछ और है। और यही सारे LIC के IPO को लेकर कई सारे लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं राजेश जी, और आपने जो है बहुत ही गहराई में जाकर परत दर परत खोलकर फैक्ट्स एंड डेटा को बताकर सारे ही प्रश्नों के उत्तर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये प्रोग्राम? वाकई में आपको पता चला होगा कि हकीकत कुछ और है। जाने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अगर अभी तक भी आपने VITV इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी सारे अच्छे वीडियोज हम आपके लिए लेके आते हैं। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाजरस जी की बातें आपको पसंद आई हो, कहीं ना कहीं आपको ये फील हुआ हो कि वाकई में हकीकत कुछ और है, तो इस वीडियो को लाइक भी करना। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, थैंक यू।